आर्ट है ना, वो दूसरों को सरप्राइज करती है बाद में, पहले आपको खुद को सरप्राइज। खूब सरप्राइज होते हैं। Okay. जहाँ पे किसी ने बोला कि अगर आपको नेशनल होना तो आपको रीजनल होना पड़ेगा पहले। सो आई वाज इन जॉब और मैंने वो लाइन सुनी और आई रिजाइन। तो लोग मेरे को कहते थे कि यार तुम पागल हो, इसमें कुछ होगा नहीं। एक जगह पे गए ऐड लेने के लिए, तो हमने उनको कहा कि ऐसे ऐसे हमारा एक ब्रोशर बनेगा, उसमें ऐड लगेगी। तो बोले क्या करोगे? हमने बोला कि हम नाटक करेंगे। तो उसने बोला कि पहले करके दिखाओ। लाइक वहीं पर जो पे हाँ, जब आप बात करने हाँ, तो बोलिए यहीं करके वहीं पे। तो हमने बोला कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। तो उसने बोला जब तुम यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो फिर वहाँ पे कैसे होगा? तो हम दो पागल थे, हमने हमारे जैसे 85 पागल और इकट्ठे कर दिए हिसार में। तो स्टेज भी पागल लोग हैं वो भी। सर, अगर आज कोई युवा शुरू करता है अपनी थिएटर की जर्नी, उसमें वो कैसे उसको वो रिकग्निशन मिले, कैसे वो अवार्ड्स जीते, या फिर एट द सेम टाइम अपनी फाइनेंशियल साइड को कैसे तो बैलेंस कैसे रखे? 3 टीज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं: टैलेंट, टेम्परामेंट एंड टेक्निक। अच्छा, जो थिएटर को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट की ग्रांट्स या और कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको भी आपकी जर्नी में मिले, और अगर कोई आज थिएटर ग्रुप अपना शुरू करना चाह रहा हो तो उसको क्या टारगेट लेके, क्या एम लेके, किन किन रिसोर्सेज को दरवाजे खटखटा के जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए? हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिटी डायलॉग्स के हिसार चैप्टर में। इस सीरीज में हम आपको हिसार की उन पर्सनालिटीज से मिलवा रहे हैं जो एक विजन रखते हैं हिसार के लिए और अपनी इंडस्ट्री के लिए। उनके स्ट्रगल, उनकी जर्नी, उनकी एक्सपीरियंसेस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका आर्ट एंड कल्चर। हिसार का ही नहीं, पूरे हरियाणा का मोस्ट एक्टिव थिएटर ग्रुप है अभिनय रंगमंच। उसके संयोजक मनीष जोशी आज हमारे साथ हैं, जो बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित भी हैं। 20 साल के अपने थिएटर करियर में क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। जिस शहर में थिएटर देखने के लिए इक्का दुक्का लोग आते थे, वहां से आज हरियाणा का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल रंग आंगन आयोजित करना, उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग की जर्नी, नए नए लोग कैसे ट्रेन कर रहे हैं, अपने जो प्लेज हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कैसे लेके जा रहे हैं, उस पूरी जर्नी को आज आपके सामने लेके आएंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। जर्नी में जाने से पहले लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू चैलेंजेस। जो चैलेंजेस आपने फेस किए, मेरे हिसाब से मैंने 4 चैलेंजेस फिगर आउट किए कि एक तो स्मॉल टाउन होने की वजह से लोगों का थिएटर की तरफ ज़्यादा रुख नहीं होता। दूसरा, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी इसमें नहीं है। तीसरा, फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है, साथ साथ थिएटर में उतना पैसा भी नहीं है। और चौथा सर, आपका पर्सनल स्टैमरिंग। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना, अगर हम आपकी जर्नी की स्टार्टिंग से बात करें तो कैसे ओवरकम किया? मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ। तो मारवाड़ी का मतलब होता है पैसा। तो हमारे यहाँ पर मतलब पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस थी, और मैं ऐसे काम में आ गया था जहाँ पर पैसा सिर्फ खर्च होता है, पैसा आता नहीं है। सो मेरी फैमिली मतलब मेरे को लेके बहुत वरीड थी कि ये पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जैसे हर माँ बाप का होता है कि उसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उनके भी ऐसे ही कुछ ख्वाब थे। लेकिन मैं कुछ और होना चाहता था, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या होना चाहता था। लेकिन स्कूल के टाइम से ये सब जैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला जो चैलेंज आया मेरे सामने पैसे का था। और तो मैं ऐसी फैमिली से आता था जहाँ पे मतलब दूर दूर तक कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। सो उनको कन्विंस करना कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, सबसे बड़ा तो ये चैलेंज एक ऑब्स्टेकल था। जिद होती है, तो उस जिद के आगे मेरी फैमिली हारी, और इस तरीके से मैं इस फील्ड में आया। और फिर जो पैसे की बात आती है, तो मुझे लगा कि कोई भी ऐसा काम मतलब कोबलर हैं, आप बार्बर हैं, आप प्लम्बर हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप 8 घंटे से अधिक दोगे तो वो काम आपको रिटर्न देगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जॉब में है, सपोज ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर, आप सबका अगर टाइमिंग आप देखेंगे एक रूटीन का, तो सबका टाइमिंग 8 घंटे से ऊपर का है। इसलिए उनको वो पे आउट मिलता है 8 घंटे से ऊपर का। तो मतलब मुझे ये हुआ कि जब मेरा जो पैशन है, जब उसको मेरा काम बना रहा हूँ, तो उस काम को मुझे 8 घंटे देने पड़ेंगे। और उस 8 घंटे मैंने दिए, और उसने मुझे एक पे आउट भी किया। फैमिली ऑब्स्टेकल्स, ये एक मेजर चैलेंज है, कहीं ना कहीं हर एक आर्टिस्ट के साथ है, आपके साथ भी रहा। साथ साथ जो है, थिएटर ही क्यों, मतलब कला के और भी कई माध्यम हो सकते हैं। आप भी खुद पपेट्री भी कर चुके हैं, मैजिक शोज भी आप कर चुके हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड देन थिएटर।
सी जो थिएटर है ना वो कंपोजिट आर्ट है, मतलब थिएटर में कोई भी ऐसी मतलब साइंस, कोई भी ऐसा एक विषय और कोई भी ऐसी चीज, मतलब थिएटर एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजों को कंपोजिट किया जाता है। मतलब तो थिएटर में बहुत लिबरेशन है, कुछ भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल एक पेंटर है जो डांस करते करते पेंटिंग नहीं कर सकता, बट थिएटर में हम लोग डांस करते करते भी पेंट कर सकते हैं। अब ब्रूम होती है, एक झाड़ू जो है, झाड़ू जब कोई फेर रहा होता है तो उसकी आवाज़ सबको बहुत खराब सी लगती है, लेकिन उसी को हम एज एन इंस्ट्रूमेंट भी थिएटर में लेके आते हैं। तो थिएटर में ना मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे म्यूजिक में है कि क्लासिकल म्यूजिक में कि फॉर एग्जांपल एक राग है, उसका गाने का टाइम इस वक्त तय है, वो राग सुबह गाया जाएगा कि शाम को गाया जाएगा, वो तय है। लेकिन थिएटर में वही राग हम रात को भी गा सकते हैं और दिन में भी हम गा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का जो एक चांस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए आई चोज थिएटर। और फिल्म से कितना अलग है, कितना कनेक्टेड है? सिर्फ फिल्म जो है वो मतलब थिएटर का एक्सटेंडेड एक वर्जन है। एक्टिंग तो सब में सेम होगा, अगर मेरी माँ एक्सपायर होगी और मेरा सीन है रोने का, तो मैं थिएटर में भी उतना ही रोऊंगा और फिल्म में भी उतना ही रोऊंगा, क्योंकि मेरी माँ के लिए इमोशन सेम रहेगा। टेक्निकली यस, इट्स रिच। और एक्सटेंडेड वर्जन है जैसे आप बोल रहे हो, तो आपके खुद के ग्रुप्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी टेम्प्टेड रहते होंगे फिल्म्स की तरफ जाने में, और वहाँ पर फिर एक कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होते हुए भी वो जो है एक काट कर रहा होता है थिएटर में, नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आर्ट का ना, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि आर्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, और आर्ट इज टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। वो उसको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू कर रहा है, चाहे वो थिएटर के थ्रू कर रहा है, चाहे वो फिल्म्स के थ्रू कर रहा है। बेसिक अगर वो एक्सप्रेस कर पा रहा है तो कोई भी एक मीडियम हो सकता है उसके लिए। आपकी जर्नी जो है अकेले शुरू हुई कहीं ना कहीं, आज आपके साथ इतना बड़ा ग्रुप है, संगीत नाटक एकेडमी के युवा अवार्ड, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से आप सम्मानित हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत पे चलते हैं। आपने थिएटर की स्कूलिंग भी की होगी, उससे पहले भी कहीं ना कहीं से, चाहे यूथ फेस्टिवल या कॉलेज से आपको इंटरेस्ट आया होगा, तो इसके बीज कहाँ से पड़े? मैं और राकेश क्रांति मेरा एक दोस्त है, और राजेश चुग होते थे मेरे एक दोस्त। तो मेरे पास एक थिएटर का पास है कि एक प्ले हो रहा है इस हार में, आप वो प्ले देख के आइए। तो मुझे क्या लगता था कि ये सब मतलब प्ले बहुत एक बोरिंग सी चीज़ होती होगी, और लेकिन मैं देखने के लिए गया, और देखने के बाद मैं मिसमराइज हो गया वहाँ पे कि मतलब ये तो कुछ अलग ही है। और उसके बाद मैंने जो उस ग्रुप के डायरेक्टर थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को एक्ट करना है आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम स्टैमर करते हो तो एक्ट नहीं कर पाओगे। सो एक टैगोर की कहानी थी काबुली वाला, वो काबुली वाला मैंने खुद याद की पूरी कहानी, और उसको मैं प्रैक्टिस करता था रोज, और मैं देखता था कि मैं अटक नहीं रहा हूँ, मैं स्टैमर नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे पता लगा कि जो आर्ट है ना वो दूसरों को सरप्राइज करती है बाद में, पहले आपको खुद को सरप्राइज। खूब सरप्राइज होते हैं कि मैं अटकता नहीं था, लेकिन मतलब अटकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं अटकता नहीं, उसका मतलब कुछ तो है। फिर मैं बड़ा छोटा होता था, तो 11th की बात है, तो मैंने मेरे कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, उनको मैंने काबुली वाला कहानी एक्ट करके दिखाई, और मैं उसमें अटका नहीं, मैं उसमें हकलाया नहीं, तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद डॉक्टर सतीश कश्यप हैं हिसार में, उनके साथ मैंने एक प्ले किया बुर्जे जेंटलमैन, और मेन लीड किया मैंने उसमें। और फिर राजेश कपूर के साथ मेरी मुलाकात हुई, राजेश कपूर के साथ हमने प्ले किया कोर्ट मार्शल, और वहीं से हमने अभिनय बनाया वहाँ से हमने। तो अभिनय का वो पहला प्ले था कोर्ट मार्शल। और फिर कॉलेज के यूथ फेस्टिवल्स में आए, तो यूथ फेस्टिवल में सुशील छाबड़ा के साथ हम काम कर रहे थे। यूथ फेस्टिवल बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे हमने काम किया, और इस तरीके से मतलब थिएटर स्टार्ट हो गया। मनचंदा जी थे हिसार में, बिल्कुल। राजीव मनचंदा, उनके साथ हम जब काम करने लगे तो हमको लगा कि नहीं, थिएटर मतलब सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और उन्होंने हमको एक थॉट दिया कि थिएटर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से हमको एक थॉट मिला, और फिर पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। एनएसडी के बारे में किसी ने हमको बताया, तो एनएसडी मेरा हुआ नहीं, मैंने एक ही बार मैंने ट्राई किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो आई वेंट टू हिमाचल में हमारा एक इंस्टीट्यूट है मंडी में, तो वहाँ से आई गॉट ट्रेंड। उसके बाद फिर मैंने एमए किया
थिएटर में, और इस तरीके से शुरू हो गया। बहुत सारी आर्ट जो है वो कहते हैं कि विद्रोह से निकलती है, विद्रोह से उत्पन्न होती है, तो कहीं न कहीं अगर आप कहें कि आपकी स्टैमरिंग को लेके अगर आपके डायरेक्टर ने बोला था, तो कहीं न कहीं एक विद्रोह था अंदर, जिससे ये आपकी आर्ट जो है कहीं न कहीं जन्मी? जिद थी, उन्होंने मेरे को बोला कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कैपेबल नहीं थे हमारे साथ काम करने के लिए। बट हमको लगा कि ठीक है, आप हमारे साथ नहीं काम कर पाएंगे तो हम खुद काम कर लेंगे अपने लिए। तो इस तरह से फिर हमने शुरू कर दिया। तो टैलेंट के साथ ज़िद्दी होना आर्टिस्ट जल्दी की होना बहुत प्राइमरी जरूरी है। आपकी एजुकेशन जो है थिएटर में आपने कहा मंडी से हुई है, HCR FTR इंस्टीट्यूट है, मैं भी आपके साथ विजिट कर चुका हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए? HCR FTR एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मतलब पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, और वहाँ पे NSD में है या और किसी इंस्टीट्यूशन में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पे ना क्रिएट करने के बहुत सारे चांस मिलते हैं। क्योंकि जो थिएटर है ना, मतलब थिएटर और फिल्म में एक अंतर और बताता हूँ, फिल्म मतलब बहुत हायर एक्सपेक्ट करता है, और थिएटर जो है मतलब जैसे 3 फॉर्म्स होता है ना, कि सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट। तो थिएटर में आप कितना सिंपलेस्ट खोज सकते हैं, वो आपके पास तब आएगा जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। राइट। तो वी वर लक्की कि हमारे पास वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं थे, सो हमको मतलब कम में भी क्रिएट करना वहाँ पे आया। और वो इंस्टीट्यूट खूब खूब मतलब टीच करता है इस मामले में कि आपको सिंपलेस्ट किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। और वहाँ पे उस टाइम में बहुत सारे टीचर्स आए जो इंडिया के बहुत रिनाउंड टीचर्स थे, जो उपाध्याय, आलोक चटर्जी, सुमन कुमार, इन सब के साथ काम किया। और इट वाज अ लर्निंग मतलब, और क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे आप उसी माहौल में रहते हो, आप एक आपको अलग अलग रूम्स नहीं मिलते वहाँ पे, राइट। डॉर्मेट्री मिलती है वहाँ पे, तो आप मतलब 25-30 लोग एक साथ रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो आपका कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, और बहुत शेयरिंग ऑफ आइडियाज खूब सारे हो जाते हैं वहाँ पे। वहाँ से अब नेशनल इंटरनेशनल आप थिएटर अपना प्लेस लेके जा रहे हैं। आपकी पहली नौकरी जो आपने की और उसके बाद जब आप ट्रांजिशन किए तो थिएटर से आपकी पहली कमाई, ये दो पहलू, ये आपकी पहली नौकरी जिससे आपकी पहली सैलरी थी और उसके बाद थिएटर से आपकी पहली कमाई, इन दो में जो डिफरेंस है, जो कंट्रास्ट है और जो वो जर्नी है? मैंने नौकरी जितनी भी की सब क्रिएटिव की है। मतलब मैं पहली नौकरी मैंने एक अखबार में की थी, एक तीसरा पहर करके अखबार आता था, उसमें आई वाज कॉरेस्पोंडेंट, मैं कॉरेस्पोंडेंट था, और साथ में मैं कुछ आर्टिकल्स भी हम लिखते थे जो बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते थे। तो वो किया, उसके बाद मैं बोर हो गया वहाँ से, और फिर फैमिली का बहुत का प्रेशर था कि कुछ करो तुम जॉब करो। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज का एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होता कि तुम महीने के 3-4 लाख रुपए ले आओ। वैसे ही आम बातचीत में कहते थे कि कोई ऐसा काम कर लो जिसमें 8-10 हज़ार रुपये महीने का फिक्स हो। तो मुझे लगा इनकी एक्सपेक्टेशन ही 8-10 हज़ार रुपये की है, तो ठीक है, इतना तो मैं कर ही लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक हॉस्टल वार्डन की मैंने जॉब की यहाँ पे हिसार में? हिसार में, अच्छा। सेंट कबीर में भी और DPS में भी। मैं थोड़े दिन यहाँ पे हॉस्टल, ये आपकी थिएटर एजुकेशन के बाद ये मेरी थिएटर एजुकेशन के बाद की बात है। और बट मैं बहुत जल्दी जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से, तो वो फिर मैंने छोड़ दी। और फिर मेरे एक दोस्त हैं सुनील भारद्वाज, ही इंसिस्टेड में कि तुम यहाँ पे तुम रहो मत हिसार में, तुम कहीं और चले जाओ। सो उसने मेरे को दिल्ली भेजा। दिल्ली जाके मैंने फिर काफ़ी सारे ग्रुप्स के साथ काम किया, अपना वहाँ पे ग्रुप बनाया और अंधा युग किया वहाँ पे प्ले पहला, और उसमें लगभग 60-65 के आसपास लोग थे। तो फिर दिल्ली में क्या है ना, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ खूब सारे हैं, तो वहाँ पे लोग मिलते गए और इस तरीके से चीज़ें होती गई। आपका गुड़गांव में भी जो है आई वुड से वेल टू डू जॉब थी जो छोड़ के आप यहाँ आए थे उसके बाद यस, आई हिसार? वाज एट किंगडम ऑफ ड्रीम्स, और वो इंडिया का सबसे मतलब महंगा शो हुआ था, और जंगूरा। हम्म। तो वहाँ हमने उसके 1000 के आसपास शोज किए, प्लस कुछ और भी किए, लेकिन रोज रोज एक ही चीज़ होती रहती थी, तो फिर मैं बोर हो गया फिर से उससे, और वो फिर मैंने छोड़ी। और लेकिन मतलब थिएटर का जो होता है ना, मतलब मेरे पास अगर थिएटर से 100 रुपीज़ आता है और सैलरी से अगर 1000 रुपये आता है, तो मेरे को वो जो थिएटर के शो है ना, वो मेरे को अच्छे लगते हैं। जो हमारी ये सीरीज है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है कि यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ का जो यूथ का टैलेंट हो, बिजनेस का टैलेंट हो, आर्टिस्ट का टैलेंट हो, वो जो है वापस हिसार में कैसे आ सकता है, वापस हिसार में कैसे रिटेन किया जा सकता है। इसकी कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। आप दिल्ली में काम कर रहे थे, NCR में बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, आप और आपकी वाइफ वापस आके आप लोगों ने जो है हिसार में आके अपना थिएटर एकेडमी जो है अपने यहाँ शुरू की। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब फर्स्ट टाइम आपने जब राखी मैडम को बोला होगा, क्योंकि वो MP से आई थिंक,
अब वो यहाँ आने के लिए जब आपने फर्स्ट टाइम में डिस्कस किया तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या है ना, दिल्ली हर आदमी जाता है, मतलब एक बड़े ड्रीम्स लेके मुंबई जाता है आदमी, तो राखी के ड्रीम्स थे कुछ और कुछ हमारे भी थे। हमको नेशनल लेवल पे एक काम करना था, मतलब तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक सेमिनार हो रहा था ओके। जहाँ पे किसी ने बोला कि अगर आपको नेशनल होना तो आपको रीजनल होना पड़ेगा पहले। सो आई वाज इन जॉब और मैंने वो लाइन सुनी और रिजाइंड, और मुझे लगा कि अब लोकल होके देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग हिसार वापस आ गए। हिसार जब आए तो राखी और मेरे बीच में बड़ा मतलब एक डिफरेंसेस हो गया था काफ़ी, क्योंकि वो भी वहाँ पे कुछ काम करना चाह रही थी कैपिटल में रह के। राइट। और हिसार में मतलब हिसार कल्चरली रिच नहीं था उतना, अभी हो गया हिसार। हिसार में बहुत डेवलपमेंट्स आए हैं। तो कथक सीखने पता नहीं यहाँ पे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, और अभी मतलब राखी के पास 100+ स्टूडेंट्स हैं, और लगभग यहाँ से 1000 के आसपास स्टूडेंट्स को हम लोग तक ट्रेंड कर चुके हैं कथक में। इसमें So, स्कॉलरशिप्स और बाकी काफ़ी चीज़ों का भी प्रोविजन होता है शायद। राइट, हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, और जो CCRT है उसके थ्रू भी हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन लोगों को। और हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे सीख भी रहे हैं। हिसार को मतलब चेंज करने में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूशन है हिसार का। मतलब हिसार में जहाँ पर कथक कोई जानता नहीं था, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते थे, और वहाँ से अब जो है आपके यहाँ से शोज़ जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में आप परफॉर्म कर चुके हो। कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपने परफॉर्म किया, पहली बात तो ये भी हम जानना चाहेंगे। हम लोगों ने पाकिस्तान में किया है, स्पेन में किया, इंडोनेशिया में किया, ये वाली जो कंट्रीज है वहाँ पे हम तो लोग। इसमें कथक के साथ साथ और कौन कौन से आर्ट फॉर्म से यहाँ से गई है? हम लोगों ने थिएटर भी किया है, पपेट्री भी किया, और कथक भी किया हम लोगों ने। राइट। एक सर दूसरी चीज़ आपने कहा कि दिल्ली कैपिटल होते हुए वहाँ पे लोग करना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, तो आपने भी एज एन एक्टर मुंबई के धक्के खाए हैं? नहीं, क्योंकि मेरा फोकस बहुत क्लियर था कि मेरे को एक्टिंग नहीं करनी है। एक्टिंग नहीं करनी? मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी है। तो मतलब जब मैं ट्रेनिंग में था तो ट्रेनिंग आपको एक दिशा दे देती है आपको कि आपको करना क्या। तो मतलब ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, आपको एक राह मिल जाती है राइट। कि मैं कौन सी राह पे जाऊँ। तो मैं बहुत अच्छा एक्टिंग कोच हूँ, लेकिन मुझे मतलब फिल्म में एक्टिंग करके आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके। सो मेरी अपनी कंफर्टेबिलिटी, इसलिए मेरे को एक्टिंग नहीं करनी थी। मतलब फिल्म्स में, थिएटर में मैं एक्ट करता हूँ, राइट। और बहुत अच्छे से एक्ट करता हूँ। अभी आपने कहा ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ये डिस्कवरी हुई, तो ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे आर्टिस्ट के लिए? और जो अभी डायरेक्ट जो है कोई, पहले तो ये था कि ग्रेजुएशन करने के बाद जाते थे, अब तो 12th के बाद ही कोई ड्रॉप आउट करके जा रहा है, कोई वैसे भाग रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे? ट्रेनिंग जो आपका स्किल है ना, उसको बहुत मतलब शार्पन करती है उसको, और आपको एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है, और आपको अपने आप को सेल्फ एनालिसिस होता है कि मैं एक्टर हूँ भी कि नहीं हूँ। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो आप 20 लोगों के साथ में आप रहते हैं, और आपके साल में 3-4 प्लेज होते हैं, आपको उसमें किस तरीके का काम मिल रहा है, और आपका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है कि मैं लाइट अच्छी कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं कॉस्ट्यूम अच्छा कर रहा हूँ, या मैं एक्ट अच्छा कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट अच्छा कर रहा हूँ। तो वहीं से आपको एक राह मिल जाती है। और मतलब ट्रेनिंग किसी भी उम्र में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग मतलब BA के बाद ही होगी। हम जब स्कूल जाते हैं तो वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है। आपका जो थिएटर ग्रुप है अभिनय रंगमंच, जो आज एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में उभर के आया है, जो एक छोटे से थिएटर ग्रुप से शुरू हुआ था और आज एक बड़ी संस्था है जिसमें अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, साथ साथ जो है हरियाणा का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल रंग आंगन जो है वो भी कंडक्ट कर रहे हैं। अभिनय रंगमंच के बनने की जर्नी, साथ साथ इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और आपने इनको कैसे कन्विंस किया, उसके ऊपर थोड़ा सा सर। कपूर ने इसको नाम दिया था अभिनय रंगमंच, और हमने पहला प्ले इसके थ्रू किया था कोर्ट मार्शल। इट वाज इन 2000। वो आपकी ट्रेनिंग से भी पहले की बात है? हाँ, वो ट्रेनिंग से पहले की बात है। तो 2000 में हमने कोर्ट मार्शल प्ले किया था, तो वहाँ से अभिनय रंगमंच का नाम आया। राइट। हम रजिस्टर नहीं कर पाए थे उसको उस वक्त, क्योंकि हम लोगों को इतना वो था ही नहीं अंडरस्टैंडिंग का। कि रजिस्ट्रेशन होता है और सब होता है। राइट। तो बाद में मैं जो भी काम मैंने किए मैंने सब अभिनय के साथ मैंने किए। तो राजेश जी मतलब अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा सा इनएक्टिव हो रहे थे, और वो टीचर भी थे, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता था इतना। हमने रजिस्टर किया, और हिसार के ही एक बिजनेसमैन है मनोज बंसल, राइट।
उनके साथ में आया। तो मैं जब अभिनय में काम कर रहा था तो लोग मेरे को कहते थे कि यार तुम पागल हो, इसमें कुछ होगा नहीं। तो मेरे साथ एक पागल और आ गया था उस वक्त, अच्छा। मनोज बंसल। राइट। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम एक काम करो, तुम फाइनेंसिस तुम अपने यहाँ से हटा दो, ओके। दैट आई अरेंज। और हम किसी से मांगेंगे नहीं, मतलब उस तरीके से हम लोग, मतलब थिएटर में जैसे होता है ना, बहुत एक याचक नहीं बनेंगे हम लोग। तो उससे पहले हम क्या कर रहे थे हिसार में, मतलब जब भी कोई प्ले होता था तो हम एक ब्रोशर बनाते थे। उस ब्रोशर में हम लोग 200 का एड और 300 का ऐसे ऐसे कुछ कुछ एड्स लेके आते थे, और उसके लिए बहुत भागना पड़ता था, लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता था। एक जगह पे गए तो ऐड लेने के लिए, तो हमने उनको कहा कि ऐसे ऐसे हमारा एक ब्रोशर बनेगा, उसमें ऐड लगेगी। तो बोले क्या करोगे? हमने बोला कि हम नाटक करेंगे। तो उसने बोला कि पहले करके दिखाओ लाइव वहीं पर जो वहीं पे। हाँ जब आप बात करने हाँ, की तो बोलिए यहीं करके वहीं दिखाओ। पे। तो हमने बोला कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। तो उसने बोला जब तुम यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो फिर वहाँ पे कैसे होगा? कहीं ना कहीं जो नुक्कड़ पे या जो हाँ। सिग्नल पे तो जो ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया उन्होंने। तो उस दिन से मेरे को लगा कि मतलब हम स्पॉन्सर नहीं लेंगे, और बेवकूफ स्पॉन्सर तो ये कतई ही नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो उससे पहले अभिनय के बाद मेरे एक दोस्त है, उनके साथ मैं काम कर रहा था। हमने एक ग्रुप और बनाया था, राजकला मंच करके। उसमें हम काम कर रहे थे हिसार में। हमने 4 फेस्टिवल्स किए उसके थ्रू। लेकिन फिर उनको भी अपनी आइडेंटिटी एक चाहिए थी, हमें भी अपनी आइडेंटिटी चाहिए। तो हम लोग बड़ा म्यूचुअली हम लोग अलग हो गए। और फिर मैंने अपना पूरा टाइम अभिनय को दिया। और अभिनय में फिर मेरे साथ जब मनोज जी आए तो मैंने उनको कहा कि हमको 21 दिन का एक फेस्टिवल करना है। तो ये जब आपने फुल टाइम अभिनय शुरू किया, हाँ, और 21 दिन के फेस्टिवल के बीच में कितना ड्यूरेशन? मतलब 4 साल का अच्छा, 4 साल तक आपने जो है इसको खड़ा किया। खड़ा किया। दिन, हाँ। उसके बाद 21 दिन का जो फेस्टिवल होना था, तो मनोज भाई सब शॉक्ड हो गए कि यार 21 दिन पागल है क्या? तो मैंने बोला कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी तो हो। और सर एक मिनट, उन 4 साल में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? हम राजकला मंच के साथ थे, और दूसरा मैं, मतलब मेरी वर्कशॉप्स होती रहती हैं और कुछ कुछ क्लासेस होती रहती, तो वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो है। आप एक्टिंग कोच भी रह चुके हैं, फिल्मों में भी कुछ एक बार। राइट। मनोज जी ने और मैंने मिलकर तय किया कि हम स्पॉन्सर नहीं लेंगे, और हिसार के जो आर्ट लवर्स हैं उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो हम 2 पागल थे, हमने हमारे जैसे 85 पागल और इकट्ठे कर दिए हिसार में। रेवोल्यूशनाइज ही कर दीजिए हम लोग। तो 85 लोग अभी 85 लोग हैं हमारे साथ जो हमको ईयरली कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं पागल इसलिए बोल रहा हूँ कि पागल का एक फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं कि प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील लोग पागल होते हैं। अच्छा। ये सब लोग हैं हमारे साथ अभी। और इसलिए मतलब अभिनय जो है वो अभी मेरा और इनका अकेले का नहीं है, अभी पूरे हिसार का अभिनय है। क्योंकि कोई भी आर्ट है ना, जब तक उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, जैसे खटला रामलीला है अपने हिसार में। हाँ। कटला रामलीला किसने स्टार्ट किया आज तक हमको नाम नहीं पता उस आदमी का, लेकिन कम्युनिटी साथ में है। सो हम लोग अभिनय को एज एन कम्युनिटी मतलब ट्रीट करने की सोचते हैं कि मतलब कल को हम रहें ना रहे, लेकिन रंग आंगन होता रहे और बहुत सारे लोग इसके साथ आके इकट्ठे हों, ताकि उनको लगे कि यस, अभिनय मतलब हिसार का अभिनय है। कोविड के टाइम में हम लोग मतलब सिर्फ थिएटर नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है उसने लगभग 10 लाख रुपए यहाँ पे इकट्ठे की, और उसके थ्रू हम लोगों ने मतलब मेडिसिन और राशन और ये सब हम लोगों ने यहाँ पे किया। लेकिन हम लोगों ने किसी अखबार में नहीं दिया उसको, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं उसको हम पब्लिसाइज भी करेंगे, हमने आपकी हेल्प की। उसके अलावा हमने कंपेन किया से नो टू गन्स, क्योंकि गन्स काफ़ी हो रही हैं, और यूएस में तो काफ़ी सारे गन कल्चर है वहाँ पे। केसेस आते हैं। तो इंडिया में ऐसा हो रहा था कि किसी को भी आम लाइसेंस आ रहा था। तो हमने कैंपेन किया, और उस कैंपेन का असर हुआ कि मतलब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे जो न्यू आम लाइसेंसेस थे वो बंद हो गए, उनको रोक दिया गया। बिल्कुल। और बाद में नए आम लाइसेंसेस के लिए अभी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट। तो इस तरह के मतलब कोज हम लोग करते रहते हैं। जैसे थिएटर ऑन बाइक्स किया, तो थिएटर ऑन बाइक्स में वी ट्रेवल्ड 18,000 किलोमीटर्स, एंड हम उस एरिया में गए जहाँ पे मतलब थिएटर या आर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लोगों ने उसको
देखा हम्म, और वो एक नई चीज के साथ इंट्रोड्यूस हुए। राइट। वहाँ से भी कोई ना कोई अपकमिंग थिएटर आर्टिस्ट या कोई टैलेंट निकल के आएगा होप सो। जो आप बीज बो के वहाँ हैं। इस बार 10वां रंगांगन फेस्टिवल हो रहा है और आपने जैसे कहा कि आपने जो है पूरी कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड की है। कम्युनिटी के अलावा जो थिएटर को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट की ग्रांट्स या और कौन-कौन से टूल्स हैं जो आपको भी आपकी जर्नी में मिले, और अगर कोई आज थिएटर ग्रुप अपना शुरू करना चाह रहा हो तो उसको क्या टारगेट लेके, क्या एम लेके, किन-किन रिसोर्सेज को दरवाजे खटखटा के जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए? गवर्नमेंट की ना बहुत सारी स्कीम्स हैं और जो बहुत यूजफुल स्कीम्स हैं। लाइक हम लोग जब ये रंगांकन करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक स्कीम है CFGS, अच्छा। कल्चर फंक्शन ग्रांट स्कीम। हम्म, सो उसके तहत आपको मतलब 50,000 रुपये से लेकर और 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है आपको। राइट। तो वो एक सोर्स हमारे पास है। और उसके अलावा कुछ स्पॉन्सर्स मतलब, लेकिन वो मतलब स्पॉन्सर्स बेवकूफ़ स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे वाले। वो इसी फील्ड के लोग हैं। जैसे स्टेज हमारे साथ है, मतलब पिछले 3 साल से हमारे साथ साथ स्टेज काम कर रहा है राइट। और स्टेज ने मतलब बहुत हेल्प भी की है इसके अंदर बिल्कुल। फेस्टिवल में। और मतलब हर बार वो लोग आ जाते हैं आगे। सो ऐसे ही हमारे प्राउड मेंबर्स हैं जो 85 के आसपास लोग हैं। तो ये जो हिसार का मॉडल है, जो ये जो प्राउड मेंबर्स वाला, राइट। कि थिएटर में पैसा मतलब विदाउट स्पॉन्सर आ रहा है और लोग प्ले देख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है। वो जो मिल रहा है वो उसके फीलिंग उनके पास है। बिल्कुल। सो 85 फैमिलीज हमारे साथ हैं, तो मतलब 160-65 लोग तो यही हैं सीधे सीधे जो हमारी ऑडियंस के रूप में हमारे पास आते हैं। सो इस मॉडल को मतलब हमारे अलावा मतलब जयपुर में और कलकत्ता में और एक दो जगह पे लोगों ने और भी इसको भी इम्प्लीमेंट किया है कि हम लोग प्राउड मेंबर्स बनाते हैं, शहर के आर्ट लवर्स को खोजते हैं और मिलजुल के कुछ काम करते हैं शहर के साथ। सर ये मॉडल लोगों का एक्सेसिबल भी है तो बहुत लोगों ने और थिएटर ग्रुप्स ने भी ट्राई किया होगा, बट क्या चीज़ जो है अभिनय रंगमंच को अलग बनाती है कि ये सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर पाए? मनोज सर हैं, उनके बढ़िया कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। ही इज़ वेरी वो बहुत मतलब फ्रेंडली हैं, सोशल हैं। राइट। और हम लोगों ने हिसार में ना क्वालिटी का काम दिखाया यहाँ पे लोगों को लाके। राइट। हमने मतलब चूज कर करके प्लेस लेके आते हैं, तो लोगों को जब अच्छा कुछ देखने को मिलेगा तब लोग आपके साथ आएंगे। अगर कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा तो आपके साथ लोग नहीं आएंगे। तो अभिनय ने शायद वो ट्राई की है कि हवा हम नहीं लोग भेजी। अच्छे प्लेस लेके आए और लोगों को। और हमने यहाँ पे मतलब ऑडियंस का एक ट्रेनिंग भी किया है कि लोगों को प्ले कैसे देखना चाहिए, उसको कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमने सिर्फ एक्टर्स को ट्रेन नहीं किया, हमने अपने ऑडियंस को भी ट्रेन किया है। और ऑडियंस हमारे यहाँ जब आती है तो अब बहुत एक डिसिप्लिन होके आती हैं। दे नो कि उनको कहाँ पे वाह करना है, कहाँ पे उनको ताली बजानी है। और उनको प्ले का आंकलन करना आ गया कि ये वाला प्ले किस लिहाज से अच्छा है, किस लिहाज से प्ले अच्छा नहीं है। और ऑडियंस के साथ हमारे प्रॉपर मीट्स करते हैं हम लोग, टॉक्स करते हैं। और जो डायरेक्टर यहाँ पे आते हैं उनके साथ भी ऑडियंस के साथ कन्वर्सेशन होता है एक प्ले को लेके। राइट। तो वो जो एक आदान प्रदान है ना इंटेलेक्चुअल, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग शायद अलग है हम लोग थोड़ा इसमें। जो आपकी पिछले आई वुड से 15 सालों की जो जर्नी रही है इसमें आपका वर्स्ट मोमेंट या इफ अगर आप उसको वर्स्ट ना बोले तो मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में या अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्ट करने में जो रहा हो? हम एक प्ले करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। और हाँ। उसके हमने 200 के आसपास शोज किए। राइट। और उसके 105वें शो में मैं भूल गया था कि मुझे क्या बोलना है। अच्छा। और मेरे को 2 मिनट तक याद नहीं आया, मतलब इतने सारे प्लेस होने के बावजूद। हम्म, सो उसमें मेरा कमी क्या था कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था कि इतने सारे शोज हो चुके हैं, इसको तो हम देख ही लेंगे। तो मैंने बहुत कम रिहर्सल्स किया था। राइट। तो वहाँ से मेरे को एक सीख मिलेगी, नहीं आपका चाहे 1,000 शो हो जाए लेकिन आपको रिहर्सल तो करना पड़ेगा। और देट वाज अ वेरी 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 मतलब बहुत ही खराब मोमेंट था कि मुझे 2 मिनट तक कुछ याद नहीं है। मेरे को एक्टर्स मेरे को याद करवाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद भी मेरे को याद नहीं आ रहा था। ये आपका पर्सनली थिएटर पे चैलेंज रहा, बट मैं कह रहा हूँ ऑडियंस के साथ भी चैलेंज रहा होगा क्योंकि शुरू में जैसे आपने कहा कि ऑडियंस को ग्रूम किया है कैसे प्ले देखना है, शुरू में अलग तरीके की ऑडियंस आई होगी, अलग रिएक्शंस आए होंगे, लड़ाई लड़ोई तक भी बात कभी गई मैं होगी। बताता हूँ जैसे कि क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे थिएटर करना जब
किया जब शुरू, तो यहाँ पे लोग प्ले देखने के लिए नहीं आते थे। राइट। हमने मनचंदा जी के साथ एक प्ले किया, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें सिर्फ 3 लोग बाल भवन में थे। अच्छा। और ऐसे ही मतलब 3-4 शोज का और एक्सपीरियंस हुआ जिसमें 20 ऑडियंस बैठा है, 25 ऑडियंस बैठा है। और उस वक्त 150 लोगों को लेके आने के लिए हमको 2000 पास शहर में बांटने पड़ते थे। 2000 पासिस देने के बाद मतलब 150 के आसपास लोग आते थे, और वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आते थे। राइट। तो अभी लेकिन जब से कंटिन्यूटी में यहाँ पे काम हुआ है, और हमारा जो फेस्टिवल है वो पेपरलेस है। अच्छा। पेपरलेस है, आप शहर में देखेंगे कहीं पे आपको मतलब एक होर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, और पोस्टर्स आपको इक्का दुक्का मिलेगा आपको। तो इट्स मोर ओवर पेपरलेस है पूरा का पूरा जो है फेस्टिवल। अभी हम लोग सिर्फ एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं और फेसबुक पे कुछ डालते हैं तो लोग अपने आप आ जाते हैं। और ऑडियंस को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हुआ था कि यहाँ पे शुरू में कि लोगों को प्ले देखने की आदत नहीं थी, क्योंकि प्ले बहुत अलग चीज़ है। आदमी लाइव रहता है, 1 महीने 2 महीने के प्रिपरेशन के बाद वो प्ले आपके सामने आता है, चाहे वो आधे घंटे का चाहे 1 घंटे का है। तो उसको करने में लगभग 2-3 महीने का टाइम लगता है, और ऑडियंस उसको बहुत लाइटली लेती थी। किसी का फोन बज रहा है, कोई अपने साथ छोटे बच्चों को लेके आ रहा है, लेकिन वो सब भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, क्योंकि पहले लोग आए, जब लोग आएंगे तब उनको हम ट्रेन कर पाएंगे। तो धीरे धीरे लोग आए, हमने उनको कहा कि नहीं, ऐसे छोटे बच्चे इसलिए अलाउड नहीं होते हैं, फ़ोन क्यों नहीं आपको इस्तेमाल करना है, और आपको टाइम से ही क्यों आना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लोगों के बीच में हम आए लेकर। और आज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे लोग प्ले करने के लिए आते हैं, कोई लोग बाहर से, हम जो भी प्लेस को इनवाइट करते हैं, वो लोग कॉम्प्लीमेंट देके जाते हैं कि यार हिसार का ऑडियंस बड़ा अच्छा है। ऑडियंस को भी। सो ये ऑडियंस के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है। थैंक्स एवरीवन जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं और जो हमारे प्लेस भी देखते हैं। स्टेज के साथ भी आपका 4 से 5 साल का रिलेशन हो गया है, और साथ साथ कहीं ना कहीं स्टेज का और हमारे थिएटर ग्रुप का भी डीएनए मैच करता है कि हम कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेके, अपनी ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स को लेके, हाईलाइट करने को लेके जो है काम कर रहे हैं। तो उस रिलेशन के बारे में थोड़ा बताइए, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और स्टेज भी पागल लोग हैं वो भी, हम जैसे हैं। क्योंकि मतलब हरियाणवी में काम करना, और मतलब इतना बड़ा एक चैलेंज था। ये फिल्में आती थी और वो बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं कर पाती थी, और रिजल्ट देखते हुए कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब उन्होंने ऐसे खूब सारे रिजल्ट्स आए थे हमारे सामने, जिनमें हमने आउटपुट देखा कि लोग देखने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे वो भी बना रहे थे, उनकी भी फिल्म देखने को फिल्म नहीं चली। बिल्कुल। तो ये आउटपुट देखने के बाद भी उन्होंने हिम्मत करी, पागलपन दिखाया। स्टेज के लोग बहुत पैशनेट हैं, और जो सोचते हैं वो करते हैं वो लोग। राइट। और हरियाणा में आज स्क्रैच से इंडस्ट्री खड़ी हुई, और उन्होंने क्रिएटर्स खोजे हिसार में। मतलब स्टेज ने बेसिकली खाली ग्राउंड दिया, उसमें कहा कि तुमको जो खेल में जो तुमको खेलना आता है वो तुम खेलो, चाहे तुम इसमें हॉकी खेलो, बेसबॉल खेलो, इसमें खेलो। तो खेलते 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 आदमी अब ट्रेंड हो रहा है, और अब वो अपने पसंद का खेल खेल रहा है स्टेज के साथ। और स्टेज ने मतलब एक इंडस्ट्री खड़ा किया जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट को काम मिला है, बहुत सारे टेक्निकल लोगों को काम मिला है, और आगे भी काम रहेगा। आप भी स्टेज के साथ रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स और ये कर रहे हैं, इसका भी कोई कंटिन्यूड पैटर्न आप बनाने का सोच रहे हैं? यस, वी आर प्लानिंग। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग अभी स्टेज में क्या है ना, क्योंकि हरियाणा बहुत छोटा है, तो कास्टिंग्स अब भी रिपीट हो रही हैं। हाँ। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग एक रेगुलर एक्टिंग का क्लासेस करें, लोगों को हम लोग ग्रूम करें, ट्रेंड करें, और इसलिए नए लोग भी सामने आ पाएँ। और जो चाहता है कि मेरे को एक्ट करना है और वो हरियाणा से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो हरियाणा में रह के ही काम करे। और आजकल जो सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो थिएटर को लेके या किसी भी आर्ट फॉर्म को लेके कि चीज़ें बैन हो रही हैं, फिल्में बैन हो रही हैं, प्लेस बैन हो रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो कोई भी प्ले है या कोई भी आर्ट फॉर्म है, वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो भी ऐसा काम है जो राष्ट्र के खिलाफ है वो बैन होना चाहिए। अच्छा। और जो राष्ट्र के हित की बात करता है वो काम सबके सामने आना चाहिए।
पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेस जो पहले होते रहे हैं या जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं, जो ह्यूमन ग्राउंड पे होता है, वो कहीं न कहीं राष्ट्र की बाउंड्रीज़ को से पार चला जाता है, सब चीज़ों सभी लोगों को जो है जोड़ने का, या ये कहें कि जितने भी भेदभाव हैं मन में हैं या ज़मीन पर हैं, उनको मिटाने का काम करता है। वहीं पर अगर ऐसे कुछ प्लेस हैं, जो कहीं न कहीं उस एंगल्स पर सोचते हैं या बात करते हैं, और वो फिर अगर इस हीट में जो है ब्रश ऑफ कर दिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो नुकसान की तरह नहीं देखते आप उसको? ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक सामने आया नहीं है। अभी लेटेस्ट जो ललित कला एकेडमी पुणे में जो हुआ है, हाँ। वहाँ पे एक रामायण का शो हो रहा था, उसको बंद करवाया गया। क्योंकि रामायण के शो को बंद इसलिए करवाया गया कि वहाँ पे लक्ष्मण स्मोक कर रहा है और ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें वहाँ पे थी, तो वो एक इमेज को खराब करती है और ऐसे प्लेज बैन होने चाहिए। हाँ, ऐसे प्लेस को तो बिल्कुल बिल्कुल बैन कहीं न कहीं हाँ। बैन होने चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जांपल देखा नहीं जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं और वो प्ले बैन हो गया हो। सर अगर आज कोई युवा शुरू करता है अपनी थिएटर की जर्नी, उसमें वो कैसे उसको वो रिकग्निशन मिले, कैसे वो अवार्ड्स जीते, या फिर एट द सेम टाइम अपनी फाइनेंशियल साइड को कैसे जो है वो वर्कआउट करे, उसको बैलेंस कैसे रखे? क्योंकि इसमें पैसे की कमी है, रिकग्निशन में एक लिमिटेड ऑडियंस है जो आ सकती है। तो बहुत सारे ये चैलेंजेस है जो एक यूथ, जो एक बिगिनर है, जो स्टार्टर है, वो फेस करता है। इसको कैसे वर्कआउट किया जा सकता देखो, सबसे पहले तो मतलब आपने बोला कि अवार्ड्स के लिए है? काम करना, तो अवार्ड्स के लिए नहीं काम करना, हमको काम के लिए काम करना। अगर आप काम करेंगे तो अवार्ड अपने आप आपके पास आएगा, राइट। और अगर आप सिर्फ अवार्ड के पीछे भागेंगे तो शायद आपका काम हुँ, तो उतना अच्छा हो नहीं पाएगा जितना अच्छा आप सोच रहे हैं। राइट। 3 टीज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि टैलेंट, टेम्परामेंट एंड टेक्निक। ओके। सो पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं टैलेंटेड हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा पेंटर हूँ, क्या मैं अच्छा गाता हूँ। हुँ, आपको गलतफहमी में नहीं होना चाहिए, हुँ, ये सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। टैलेंटेड आपको होना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर टेक्निक आती है कि आपका जो टैलेंट है आप किस टेक्निक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हुँ, अगर मैं गाता हूँ तो मैं क्या गाऊँ, हुँ, कव्वाली गाऊँ, भजन गाऊँ, रॉक गाऊँ, हुँ, क्या गाऊँ मैं? हुँ, सो वो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके टैलेंट की टेक्निक क्या है बेसिकली, और राइट। फिर आपका टेम्परामेंट क्या है। हुँ। आप गाते हैं लेकिन लेट जाते हैं, कई बार आपका गाने का मूड नहीं होता है, तो ये सब टेम्परामेंट आपको हुँ, कंट्रोल करना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए। राइट। जैसे मैंने बोला कि 8 घंटे आपको हुँ, चाहिए ही चाहिए, और बिल्कुल। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, हुँ, लेकिन वो साइड में कुछ और काम कर करते हैं ताकि अपने पैशन को एक बार वो लोग हुँ, कंटिन्यू करें। राइट। और मतलब प्लान भी होता है उनके पास, शुरू में होता है प्लान भी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, जैसे मेरे एक दोस्त हैं अखिलेंद्र मिश्रा, वो कहते हैं कि ये फील्ड ऐसा है जहाँ पे संकल्प हुँ, बिना विकल्प है। अच्छा, बिना विकल्प है। हुँ, मतलब ऐसा संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 2 महीने एक्टिंग करके देख लेता हूँ, फिर तो अपनी मेडिकल की शॉप तो है ही, अच्छा। उस पे जाके हम काम कर लेंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऐसा राजकुमार राव ने भी कहा था कि प्लान बी यही था कि प्लान ए को सक्सेस करना है। यस, द सेम थिंग कि आप प्लान ए तक आने के लिए आपको हुँ, फाइनेंशियली, अगर आप पार्ट टाइम कुछ जॉब्स करना है तो आप कीजिए, और अपने हुँ, पैशन को कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए। आपके पास हर बार जो है स्टूडेंट्स आते हैं, ट्रेन करते हैं, प्लेस करते हैं, चले जाते हैं, मतलब हर बार जो है ये एक फ़िल्ट्रेशन होती रहती है अपने नए अचीवमेंट्स के लिए, नए गोल्स के लिए वो निकलते रहते हैं। उस कंटिन्यूड साइकिल में इतना लंबा सस्टेन करना, और आज जो है हरियाणा का सबसे एक्टिव थिएटर ग्रुप बने रहना, उसमें क्या-क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं? सी, एक तो ये मतलब फिल्ट्रेशन नहीं होता है बेसिकली, जो स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं वो, लेकिन उसकी वजह से हुँ, हमारे कई प्लेज मर जाते हैं, हमारे कई प्लेज। हुँ, जैसे हम लक्ष्मी करते थे, उसमें 60-65 लोगों की टीम थी, अब वो किसी किसी काम में लोग लग गए। लग गए हैं, सब लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। अभिनय के साथ ये अच्छा है कि जो भी हुँ, अभिनय के साथ लोग आते हैं वो फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम किसी बिल्कुल, को हम रोकते नहीं है, लेकिन राइट। उनकी जगह पे नए लोग लेके आना एक बड़ा चैलेंजिंग एक टास्क। चैलेंज है। उसकी वजह से
मतलब एक प्ले की डेथ डेट होती है, तो हमारी डेथ डेट कई प्लेज की बहुत पहले हो गई है। अच्छा। हरियाणा के साथ प्रॉब्लम है कि हरियाणा में कोई म्यूजिक का स्कूल नहीं है, हरियाणा में कोई आर्ट स्कूल नहीं है, सुपवा एकमात्र स्कूल है जहाँ पे बहुत कम एडमिशन हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे भी सीटें खाली रह जाती हैं। जब तक स्कूल नहीं होगा तब तक लोग नहीं आएंगे इतने सारे। तो हरियाणा में बहुत कम लोग हैं काम करने वाले, तो मतलब यहाँ पे एक्टर्स को फाइंड आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग नए नए प्लेज करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि छोटी कास्ट का कोई प्ले करें जो लॉन्ग रनिंग में आए, उसको लोग इनवाइट करें। लेकिन छोटी कास्ट के प्ले में भी कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते और वो प्ले मारा जाता है। तो सस्टेन करने के लिए हम लोग टाइम टाइम पे वर्कशॉप्स करते हैं। बाहर से जो एक्टर ट्रेंड है उनको हम लोग हिसार में लेके आते हैं, उनके साथ कुछ काम करते हैं ताकि अभिनय कंटिन्यू रहे। राइट। और सर आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है? न्यूट्रल हूँ मैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल हूँ मैं। अच्छा। मुझे जो अच्छा लगता है उसके साथ मैं हो जाता हूँ। और जो करंट जो सिनेरियोज हैं इनमें आपको क्या लगता है थिएटर के लिए और आर्टिस्ट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, घटी हैं, या सेम है जो पहले थी? देखो, आर्ट कभी भी मतलब डाइंग नहीं हुआ है। लोग कहते हैं ना कि डाइंग आर्ट है, थिएटर इज अ डाइंग Dying आर्ट। art। डाइंग आर्ट कहाँ है थिएटर? मतलब पहले यहाँ पे जब हम लोग 200 ऑडियंस को इनवाइट करने के लिए 2000 पास बनाते थे, आज हमारे पास 2000 ऑडियंस अपने आप आती है, तो हमको पास की आवश्यकता ही नहीं है। True। हरियाणा में पहले थिएटर फेस्टिवल्स होते ही नहीं थे, आज हरियाणा में 8-10 हो रहे हैं। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो थिएटर फेस्टिवल्स का जो नंबर जो इंक्रीज हुआ है, राइट। आप किसी भी आर्ट फॉर्म में जाएंगे तो मतलब सिंगर्स इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग इंक्रीज हुए हैं। तो कुछ भी डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है। ये तो आर्ट विल बी अलाइव ऑलवेज। और सर जैसे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं ये आपको अकेला कर रही है। लोग अपने अकेलेपन में या कम्युनिटी में बैठे हैं तो भी फ़ोन में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर जो है आज के स्टूडेंट्स का भी, स्कूल के स्टूडेंट्स का, कॉलेज के स्टूडेंट्स, इन पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब इस ऐसे टाइम में, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे एटमोसफेयर में कितना ज़्यादा रोल बढ़ जाता है थिएटर का? देखो, सबसे पहले तो ना आपको मतलब जब भी आप रील्स देखते हैं, मतलब आधा आधा घंटे के घंटा, मैंने लोगों को देखा है वो लोग रील्स देखते रहते हैं। बिल्कुल। उनको फिर से सोचना चाहिए, एक घंटे की रील देखने के बाद मेरे को क्या मिला। मतलब मेरे सामने ऐसा तो कुछ इंटेलेक्चुअल तो कुछ आया नहीं। और रील्स देखने के अलावा भी मतलब अभी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप रीड कर सकते हैं इजीली। देयर आर ई लाइब्रेरीज आल्सो। यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं राइट। और सब है। तो हमको मतलब फिल्टर करना पड़ेगा, हमको देखना क्या है। और आजकल जो रील्स हैं, जैसे रील्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो, मतलब मैं एक्टर तो नहीं कहूँगा उनको, जो रील्स बनाते हैं वो तो एक 20 सेकंड की रील को होल्ड करना शायद आसान है, वो 20 सेकंड आपको स्टेज पे होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर वो फिल्टर्स हैं, साउंड है, म्यूजिक है, बहुत राइट, सारी तो चीज़ें, एंगल्स हैं। वो 20 सेकंड आपको स्टेज पे होल्ड करना आपको आना चाहिए। जो इम्पैक्ट है कोविड के बाद का, और Yes. लोगों का जो है अलग अलग, बच्चों का भी सेक्लूडेड रहने का, बच्चे भी आजकल टैबलेट्स पे, फोन्स पे चिपक गए हैं। तो कोविड के टाइम में क्या हो, जो लोग 10+2 में थे वो उनकी बीए ऐसे ही हो गई, हाँ। ग्रेजुएशन हो गई उन लोगों की। तो जो कॉलेज जाने का एक एक्साइटमेंट होता है कि अब हम स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, और कॉलेज की लाइफ बहुत सिखाती है आपको, तो वो शायद उनसे मिस हो गया। एक लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर उनके हाथ से गया, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी शेयरिंग ऑफ आइडियाज हैं, आपके नए दोस्त बनते हैं, आपका स्कूल का अनलर्निंग होती है आपकी, तो वो अनलर्निंग उन लोगों की हो नहीं पाई। उनको हमेशा मिस होगा, और उनको जो मिस हो रहा है फिर वो हमको भी कहीं ना कहीं मिस होगा। हर अचीवमेंट जो है लोग शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, स्टेटस में डालते हैं। तो पेरेंट्स को भी आजकल नया इंटरेस्ट लगा हुआ है कि उनके बच्चे अब जो है हर जगह दिखने चाहिए। अब वो फोर्स करते हैं बच्चों को स्टेज पे जाने के लिए, गाना गाने के लिए, इवन इफ उनमें टैलेंट ना हो। इवन आपके पास भी ऐसे पेरेंट्स के ऐसे लोग वो फ़ोन से ऐसी कॉल्स आती होंगी, कहते होंगे हमारे बच्चों को सेंटर स्टेज दीजिए, हमारे बच्चे को आगे पुश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता? बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं हाँ। पेरेंट्स की। और हमने एक प्ले किया बीच में, तो उसमें बच्चे थे 40, और 40 के 40 पेरेंट्स के फोन आए कि इनको आप मेन रोल दो।
तो मैंने सबके हाथ में एक चार्ट पेपर दिया, उसका रोल बनाया, उसके ऊपर मैंने लिखा मेन रोल। तो मतलब हर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, वो मतलब होती भी हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आपका बच्चा जो है अभी मतलब जितना आप सोच रहे हैं वो शायद उस लेवल पे भी नहीं है, ग्रोइंग स्टेज में है। ग्रोइंग स्टेज में है। और बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं, और बच्चे को आप लोग शो पीस ना बनाए प्लीज़। सोशल मीडिया पे बच्चे को आप लोग शो पीस बना रहे हो। जैसे होता है कि आपने एक नई पोयम सीख ली और घर में कोई भी आता है तो सब बोलते हैं चलो आंटी को एक पोयम सुनाओ। हम्म, तो बच्चे को शो पीस की तरह से ना ट्रीट करें। और जैसे मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि आप थोड़ा इसके ऊपर स्पेशली ध्यान देना, अच्छा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्या ये स्पेशल चाइल्ड है क्या? अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अगर वो स्पेशल चाइल्ड है तब मैं उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दूंगा। और शायद ही मतलब किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा ना होगी उसको एक स्पेशल चाइल्ड हो। राइट सर, हिसार बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। अभी एक्सपेक्टेड है कि एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ पर जो है पूरा इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएंगे, ज्योग्राफी भी चेंज हो जाएगी, एक्सपेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों का आर्ट एंड कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सी हिसार में ना अभी लोगों का इनकमिंग नहीं है, हिसार में सिर्फ आउटगोइंग हो रहा है। अभी जितने भी यंग लोग हैं सब बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ पे इनकमिंग नहीं हो रहा है, जैसे पूना में, हैदराबाद में या किसी और शहर में होता है। मेट्रो सिटीज। तो यहाँ पे जब एयरपोर्ट आएगा तो खूब सारी इंडस्ट्रीज आएंगी और लोगों का इनकमिंग होगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे, तो जब अलग स्टेट के लोग आएंगे तो शायद हम हिंदी के अलावा मराठी, बांग्ला, तमिल इस तरीके का थिएटर भी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इस तरह के आर्ट फॉर्म्स और देख पाएंगे। तो एक कल्चरली काफ़ी चेंज आने वाला है हिसार में। आर्ट को लेके, थिएटर को लेके, इनमें क्या लगता है वो क्या बदलाव आएंगे? वो तो बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लोग आएंगे, मतलब जब बाहर से लोग आएंगे तो कल्चर लिंगुअल लोग आएंगे यहाँ पे, तो हम सिर्फ हिंदी तक हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह पाएंगे। जैसे भी अपना जो थिएटर फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे हिसार में मतलब बंगाल के लोग बहुत कम हैं, मराठी स्पीकिंग लोग बहुत कम हैं। सो हम उस टाइम जब बाहर से लोग आएंगे तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हम अलग अलग लैंग्वेज के भी प्लेज लेके आ पाएँ, कुछ अलग अलग फॉर्म्स के चीज़ें लाएं, ताकि हम लोग किसी और ऑडियंस को भी कैटर कर पाएँ हिसार में। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको क्या लगता है हम कितने तैयार हैं, और क्या क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी तरफ से एज एन आर्टिस्ट, अथॉरिटीज़ की तरफ से भी, कि इस फील्ड को भी जो है रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो हिसार में एक अच्छा ऑडिटोरियम होना चाहिए। यहाँ पे मतलब परफॉर्मिंग स्पेसिस नहीं है यहाँ पे। कहने को तो हिसार में बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हैं, बट उनके जो रेट्स हैं मतलब स्काई रॉकेट। वो मतलब ऐसे रेट्स तो मुंबई में भी नहीं है। मतलब जीजीओ का जो ऑडिटोरियम है आपको 1.5-2 लाख रुपए में आपको मिलता है, एचओ का ऑडिटोरियम आपको 1.5-2 लाख में मिलता है। और 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको लाइट और साउंड बाहर से लेके आना होता है। मतलब ये हाथी हैं यहाँ पे जो ऑडिटोरियम है, सफ़ेद हाथी हैं, उनको हमको डेकोरेट करने का भी माल अपने आप लेके आना है। राइट। एक स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, और बहुत कम रेट्स में मतलब अवेलेबल हो। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, मतलब अभिनय के लोग मिलके, कि हम लोग एक लैंड लें और उसके ऊपर ऐसा एक स्पेस बनाएं जो सबके काम आए। सो स्पेस बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। और यहाँ पे स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पे मतलब आर्ट सिखाई जाए लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग के यहाँ पे स्कोप्स नहीं है हरियाणा में। मतलब हरियाणा में डांस टीचर्स की जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, और थिएटर के साथ भी ऐसा ही है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वो तब होगी जब यहाँ पे स्कूल्स के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आएगा और काम होगा। और आर्टिस्ट कम्युनिटी यहाँ की कितनी संगठित है, क्या लगता है आपको? या अलग अलग लोग अपने साइलोज में काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे? यहाँ पे उतने लोग ही नहीं हैं। मतलब हिसार में मुश्किल से 4 थिएटर ग्रुप्स हैं। वहीं मैं अगर बात करता हूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में लगभग 100 थिएटर ग्रुप्स हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब 3-4 हज़ार थिएटर ग्रुप्स हैं। हालांकि वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो यहाँ पे ग्रुप्स ही नहीं है अभी। तो मतलब देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं और आगे बढ़ने वाली भी हैं। खाली मैदान है, इतनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, मतलब और कहीं हो ही नहीं सकते। तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से और इन सब चीज़ों से वी होप कि अगले
कमिंग 5 to 10 ईयर्स में नए थिएटर ग्रुप्स और कई सारे अभिनय रंगमंच और कई सारे रंगकर्मी यहाँ पर आए, जिसके बाद जो है हम इस और ज़्यादा लुत्फ़ उठा पाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आजकल देखा जाए तो सारी होमोजेनियस सोसाइटी होने की वजह से आर्ट और कल्चर का जो हमारा संस्कृति है, जो पहनावा है, वो भी कहीं न कहीं स्टेज तक लिमिट हो गया है। राइट। अभी सब लोग तो इस वजह से आर्ट एंड कल्चर की ज़रूरत भी बहुत है और गवर्नमेंट को भी और इंडिविजुअल्स को भी उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जो हिसार शहर है ना, हिसार शहर इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है। हिसार शहर मैंने देखा है कि मतलब कोई भी अच्छा कॉज होता है तो हिसार उसके लिए आगे आता है, चाहे मतलब कोविड की बात हो, चाहे जब यहाँ पे स्लम्स में आग लगी तो हिसार के लोग आगे आए। तो हिसार के लोगों को पता है कि मतलब कि आर्ट एंड कल्चर का कुछ वैल्यू है, राइट। और हिसार के लोग आगे आए भी हैं। और हमको अभी तो लगता है कि हम अभी 85 हैं, आने वाले टाइम में 500 या 1000 लोग राइट। ऐसे अगर हो जाएंगे तो फिर हम लोग और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे इस तरीके की। सर वैसे तो रंगकर्मी होने के नाते और आर्टिस्ट होने के नाते आपके पास बहुत सारे किस्से कहानियाँ होंगे। कभी दोबारा किसी और सेगमेंट में, किसी और एपिसोड में हम उनको एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा पर्सनली डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, और बहुत मज़ा आया, बहुत इनसाइट्स मिले आपसे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगा। एंड आई एम श्योर ये वीडियो जब लोग देखेंगे, जो थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो आपने पागल की जो डेफिनेशन बताई है, जो 3 T's बताए हैं, ये सब जो है लोगों के काम आएंगे। थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच। द इनविटेशन। थैंक यू सो मच।